हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दिव्या में। आप सभी की 10th की परीक्षा होने वाली है और आप सभी को इंग्लिश में कम से कम पास मार्क्स तो चाहिए ही होता है। तो आप लोग अगर उसका जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं, हिंदी उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो आप लिख नहीं पाएंगे। कम से कम तो पास मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगी, तो आपको समझ में भी आएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताएं अपनी प्रॉब्लम को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द पेस फॉर लिविंग, इसका मतलब होता है जीवन की गति। द पेस फॉर लिविंग जीवन की गति, जिसको लिखा है हमारे राइटर आर्ची हटचिंसन ने। द पेस फॉर लिविंग को लिखा है हमारे राइटर आर्ची हटचिंसन ने। आर्ची हटचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, ये हमारे एक उपन्यासकार है जो कि कहाँ से बिलोंग करते, किस कंट्री से बिलोंग करते, तो वो ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। एक्सहिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज फॉर द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। उन्होंने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। उन्होंने हमारे समाज का बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है, जो कि बिल्कुल असाधारण है, जिसको उन्होंने हमारे सामने प्रदर्शित किया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड में दिक्कत आएंगे, तो हम उसका मतलब बता देते हैं। एक्सहिबिट्स का मतलब होता है प्रदर्शन करना या फिर दिखाना। मैं जो ये लिख रही हूँ आप सब नोट कर ले, सभी वर्ड का आपको मतलब पता चल जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा दिखाने का प्रयास किया है। एक्सेप्शनल फ्लेयर का मतलब होता है असाधारण, एक बिल्कुल असाधारण मुद्दे को दिखाने की कोशिश की हमको। सेंसिटिव का मतलब तो आप सभी को पता है, संवेदनशील होता है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल अस कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, इन्होंने सभी विरोधाभास को दिखाने की कोशिश की। विरोधाभास का मतलब होता है ये जो द पेस ऑफ लिविंग उन्होंने लिखा है, उसमें सभी अपने विरोध को उन्होंने प्रकट किया है, उसका असमर्थन किया, यानी उसमें समर्थन नहीं किया है इस पेस ऑफ लिविंग का। आगे बढ़ते हैं। इन द पेस ऑफ लिविंग आर्ची हटचिंसन कैप्चर द एगोनी मॉडर्न मैन। इन्होंने इस पूरे कहानी में दिखाया है कि कैसे एक आदमी को पीड़ा होती है, आगे बढ़ने में दिक्कत होते हैं अगर वो समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा के चलते। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। एगोनी मिस होते हैं पीड़ा। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। तो उन्होंने बताया है कि कैसे अगर आप तालमेल नहीं बैठा के चल रहे हैं तो आपको कंपटीशन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ही ब्रिंग आउट हाउ टू फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, कैसे एक आदमी को समाज के साथ चलना चाहिए, बदलते जीवन के साथ अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट एंड नॉर्मल राइदम एंड एग्जैक्ट अनड्यू प्रेशर द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इन्होंने बताया है कि समाज के साथ, बदलती दुनिया के साथ अपना तालमेल बैठाना चाहिए। राइदम का मतलब होता है तालमेल बैठाना, अच्छे से तालमेल बैठाना। और अंड्यू का मतलब होता है गलत या फिर अनुचित बोल सकते हैं, गलत हो सकता है, जो कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम जो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो हैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन, सभी के साथ गलत होने वाला है। उन्हें जीवन यापन करने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी उनको दिक्कतें आने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग स्टोरी में आते हैं। स्टोरी बोला गया है राइटर के द्वारा, तो यहाँ पे जो भी आई लिखा हुआ है ये राइटर खुद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली बोलने वाले जो स्पीकर है वो हमारे
आरसी हटचिंसन यानी हमारे राइटर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly con merchant in a small Irish country town। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले, यानी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हुआ नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने एक नाटक देखा था जिसका मेन कैरेक्टर यानी मुख्य रोल जिसमें उस नाटक में एक अधेड़ उम्र का आदमी, एल्डरली का मतलब होता है बहुत, एल्डरली का मतलब हम कह सकते हैं वो अधेड़ उम्र, उसका उम्र ज़्यादा है, लाइक ज़्यादा 30+ उम्र का एक कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा बेचने वाला, कॉर्न मर्चेंट मीन्स भुट्टा बेचने वाला। उसका उस मेन कैरेक्टर में एक भुट्टा बेचने वाला था जो एक छोटे से आयरिश के टाउन में, आयरिश शहर में रहता था। He was a man of many anxieties, his heart was dicky। उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, एंजाइटी में कमी, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। His nephew कहते हैं भतीजे को, नेफ्यू भतीजे को कहा जाता है, नेफ्यू भतीजे को कहा जाता है। यहाँ पे नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। एज चिटिंग हिम मतलब उसका जो भतीजा था वो उसे हमेशा धोखा देता था। हिज वाइफ हैड फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन हॉलीडे। और उसकी पत्नी को हमेशा किसी न किसी त्यौहार पे खर्च करने के लिए हमेशा उसे 10 पाउंड, कम से कम 10 पाउंड की ज़रूरत तो होती ही थी, 10 पाउंड की ज़रूरत होती ही थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। और ये सब कर पाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, ये सब कर पाना उस कॉर्न मर्चेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि कैसे वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करे। उसके लिए ये सब बहुत था, मच टू हिम, उसके लिए ये सब बहुत था। एंड हिज मोमेंट ऑफ डिसअपेयर्ड एंड अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हट। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसके दिल से एक आवाज़ आई। डिसअपेयर्ड मतलब होता है परेशान हो जाना। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसके दिल से एक आवाज़ आई। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। उसके दिल से एक आवाज़ आती है कि एक एरोप्लेन भी 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय करता है। नाउ दैट इज़ टू फास्ट। इस हिसाब से एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एरोप्लेन सबसे ज़्यादा फास्ट है। उसके दिल से ये आवाज़ आई। यहाँ पे राइटर अपनी कमियों को बताते हैं कि मेरे अंदर कमी है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ। इसे एरोप्लेन से अपने आप का वो कंपैरिजन करते हैं, अपने आप की तुलना करते हैं। वो किससे? एक एरोप्लेन से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है पैराग्राफ। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। राइटर का आगे कहना है कि इस पूरे प्ले में मुझे सबसे करामाती लाइन वो लगता है, द मैन्स कंप्लेंट वॉज द ग्लोसरी इरिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। उस बूढ़े आदमी ने, जो कॉर्न मर्चेंट था यानी जो भुट्टा बेचने वाला था, अपने इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही अद्भुत बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अवस्था, अपनी सिचुएशन को दिखाया, बहुत ही अच्छे से प्ले किया। एंड द बेस्ट साइड बेइंग कॉमिक्स, जो कि एक बिल्कुल कॉमिक्स की तरह भी लग रहा था, उसके अलावे बिल्कुल एक कॉमिक की तरह लग रहा था। यहाँ पे ग्लोरियसली का मतलब होता है अद्भुत बोल सकते हैं इसको। अद्भुत, अप्रासंगिक, बहुत। इरेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, बहुत ही अद्भुत अप्रासंगिक ढंग से अपनी अवस्था को उसने दिखाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बिल्कुल एक कॉमिक की तरह लग रहा था। इट स्ट्रक मी एज द परफेक्ट illustration of the way the Irish get the subtle truth by the most unlikely approach। बूढ़े आदमी ने अपने एक कॉमिक की तरह तो लग रहा था, लेकिन
जिस तरह से अपनी स्थिति का वर्णन उस बूढ़े आदमी ने किया, बहुत ही परफेक्ट ढंग से उन्होंने प्रदर्शित किया। यहाँ पे इलस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बहुत ही अच्छे ढंग से उसका चित्रण किया, चित्रित करना होता है, इसका मतलब होता है चित्रण। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका चित्रण किया है और अपने एक सच को एक्सेप्ट किया है, अपने सत्य को बहुत ही हास्य कॉमिक की तरह एक्सेप्ट किया उसने अपने सच को, और अपने सच तक उन्होंने वो पहुंचा। वी शो द ओल्ड फुलमेंट, ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा एक मूर्ख की तरह बोल रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उनका प्ले ख़त्म हो गया। अब राइटर का कहना है, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। मुझे कोई तेज़ गति से दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे तेज़ गति पसंद नहीं है। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार इन 90 मील एन आवर। मुझे रफ्तार पसंद है, मुझे रफ्तार पसंद है, बट तभी पसंद है, मैं उस रफ्तार को एंजॉय करता हूँ, मैं उस तेज़ी को एंजॉय करता हूँ जब वो मेरी कार नहीं हो और मैं 90 के स्पीड से चलाऊँ। मुझे 90 के स्पीड में चलाना पसंद है, लेकिन तब जब वो मेरी कार नहीं हो, मैं कार चला रहा हूँ और वो मेरी कार नहीं हो, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर उनका कार होगा तो डैमेज तो उनका कार होगा, इसलिए उनको किसी तरह का जोखिम पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें स्लो रहना ही ज़्यादा पसंद है। आगे राइटर कहते हैं, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट माई नॉट माई। अगर ये मेरी कार नहीं रहती और उस कार में मैं होता, तभी मुझे ज़्यादा स्पीड पसंद है, क्योंकि मुझे अपने कार की ज़्यादा, क्या उसे बोलते हैं ना, ज़्यादा केयर करना। आई एडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी। मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ जो हमें मिनटों में कहीं का कहीं पहुँचा देती है, बोले तो हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ। एडोर का मतलब होता है पूजना। मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ। मैं उस मशीन की पूजा करता हूँ। आगे राइटर कहते हैं, डिन मिस है डिनर लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। अगर डिनर लंदन में किया जाए और लंच न्यूयॉर्क में अगले दिन न्यूयॉर्क में किया जाए तो मैं बहुत ही संतुष्ट रहूँगा। आई एडमिट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। लेकिन मैं अगर तुरंत लंदन से न्यूयॉर्क तो कर लूँगा, ये कोई अभी के समय में यहाँ से वहाँ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग चुटकियों में पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि लेकिन हम लोग जो इस पूरे सफ़र का आनंद नहीं ले पाएंगे। मैं इसे मानता हूँ कि हम लोग इस सफ़र का आनंद नहीं ले पाएंगे। आगे कहते हैं, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। अगर आप स्पेन के सड़कों पे बस से ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत उन सारे नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उसका आनंद उठा सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बट इस गिव्स अस सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। उन्हें जो भी रास्ते में आया उन्हें देखना राइटर को बहुत पसंद है, इसीलिए उनको स्लो चलना पसंद है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रफ्तार से कोई प्रॉब्लम है, उनको रफ्तार बहुत पसंद है, लेकिन वो आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें धीमी गति पसंद है। आगे राइटर कहते हैं, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। ये बहुत ही, जितना भी समय हम लोग बस में रहेंगे वो पूरी तरह से हमारे लिए एक्साइटमेंट से भरा होगा। आगे उनका कहना है, आवर एंसेस्टर हैड टू
डू विथआउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट एज ग्रेसफुली। मेरा मानना है कि हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है इसका लुफ्त नहीं उठा पाए, वो इसका आनंद नहीं ले पाए, वो इसका आनंद नहीं ले पाए। Nowhere a speed becomes something, nowhere a speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend। मुझे स्पीड पसंद है, लेकिन स्पीड जो है मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, मेरा माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मेरा माइंड स्पीड के साथ चलना नहीं आता है, मेरा माइंड क्या है वो स्लो है, ये राइटर यहाँ कहते हैं। एज दे द नेचुरली टू डू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, वो मशीन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर उनको लाइफ के साथ चलना है तो उन्हें अपने दिमाग को, यानी उन्हें अपने ब्रेन को बिल्कुल एक मशीन की तरह बनाना पड़ेगा जो बहुत ही फास्टली काम करे। और राइटर आर.सी. हिटसन जो हैं उनके पास ऐसा माइंड सेट नहीं है जो कि बहुत क्विकली काम कर सके, उनका माइंड सेट बहुत स्लो है, जो हर चीज़ को बहुत देर से समझते हैं, बहुत देर से समझते हैं। आगे राइटर का कहना है, आई स्पीक विथ प्रीजुडियस, मैं पहले ही कह चुका हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब टू स्लो थिंकर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं मेरी सोचने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं बहुत ही देर से समझता हूँ, कोई भी चीज़ों को बहुत देर से समझता हूँ, बाकी लोगों की तुलना में बहुत देर से समझता हूँ। दोज हु आर कस्ड विथ आई स्क्रिप्ट आर्ट, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टिंग रेपेटी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। राइटर का कहना है जो लोग पार्टी ख़त्म होने के जस्ट 4 घंटे के बाद वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं, सारा कुछ सोचने लगते हैं, उनकी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। उसी जगह अगर मुझे ले लिया जाए, यानी राइटर को ले लिया जाए, आई एम वन ऑफ दोज हु गारंटेड द गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस। वो राइटर कहते हैं कि अगर कभी भी किसी के बीच में कंपटीशन हो और मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, अगर वो कंपटीशन माइंड को लेके है कि किसका माइंड ज़्यादा तेज है या स्लो है, तो उसमें मैं कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये राइटर का कहना है, मैं उसमें कभी भी नहीं जीत सकता, उस टेस्ट को मैं कभी भी पास नहीं कर सकता, इंटेलिजेंस टेस्ट। बिकॉज दे स्टोस्टर्न वंस, बिकॉज सभी के जो भी अभी सब हम लोग भी बहुत सारा तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उसमें सारा माइंड का खेल है, जो कौन कितना जल्दी कोई भी सम को सॉल्व कर सकता है, सारा माइंड का खेल है। तो वो बोलते हैं कि मैं इसमें कभी भी नहीं जीत सकता। आई हैव वन अक्रॉस सीम टू बी डिज़ाइन द मेजर द स्पीड ऑफ माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। अभी के जो भी सोसाइटी है या जो भी कंपटीशन होता है, इसमें उसका ये नहीं देखा जाता है कि उसने क्या किया, कितने अच्छे से किया, बल्कि उसके माइंड का स्पीड देखा जाता है कि वो कितना जल्दी सोच सकता है, किसी भी चीज़ को। और राइटर कहते हैं मैं इसमें पहले से ही बहुत कमज़ोर हूँ और मैं इसमें हारूंगा ही। Obviously, we slow thinker the traveling handicapped in business getting a living. But when I thinking about just now is now so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. अगर हम लोग जैसे लोग जिसका माइंड सेट बहुत ही स्लो है, तो अगर वो कोई काम बिजनेस करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, वो हमेशा वो बिज़नेस जो होगा लॉस में जाएगा, क्योंकि बिज़नेस का रूल है कि हमें बढ़ते ज़माने को बदलते ज़माने के साथ हमें भी बदलना होगा, अपने बिजनेस को भी बढ़ाने की कोशिश करना। उसके लिए बहुत तेज़ माइंडसेट वाले लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। राइटर यहाँ तक कह दिए और उसके बाद राइटर आगे कहते हैं, ये पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। एज एन एग्जाम्पल, राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं, व्हेन आई गो टू द सिनेमा,
वो कहते हैं कि जब भी मैं सिनेमा मतलब फ़िल्म देखने या मूवी देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट और 2 या 3 मिनट के बाद वो अपनी वाइफ़ से पूछते हैं, आई हैव टू टर्न टू माय वाइफ फॉर एनलाइटमेंट। उनसे पूछते हैं फुसफुसाकर, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना। उससे फुसफुसाकर पूछते हैं, इज़ दिस द सेम गर्ल एज़ द वन वी सो एट द बिगनिंग? अपनी वाइफ़ से पूछते हैं, क्या ये वही लड़की है? उस मूवी में किसी लड़की के बारे में वो पूछ रहे, क्या वो वही लड़की है जो इस मूवी के स्टार्टिंग में थी? एंड सी विस्पर्ड बैक। तो वो उसकी वाइफ उसके फुसफुसाकर कहती है, नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं और तीनों अलग अलग हैं। और उसकी जो वाइफ होती है राइटर की, बहुत अच्छे से उन तीनों गर्ल्स को डिफाइन करती है, बताती है, ए टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्डी एंड अ मीडियम साइज ब्लंटी। वो उसके कलर से सबको बताती है अलग करके कि एक गोरी है, कोई छोटी है, कोई इस तरह से उसके कलर और साइज़ के अकॉर्डिंग सारे गर्ल्स को वो बताती है। कॉल देम ए बी एंड सी। और वो उस लड़की को ए बी और सी करके राइटर को समझाती है उसकी वाइफ। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक द मैन हु टेक हिज द हैट ऑफ व्हेन सी ही कम्स। इसमें जो हीरो है वो अंदर आता है, उस हीरो की एंट्री होती है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन द ऑर्डर। तो उस सारी लड़कियों को ऑर्डर से उसकी वाइफ बताती है कि पहले उसे गर्ल बी से प्यार होता है, सी, उस ऑर्डर बाई ऑर्डर वो उस हीरो को 3 लड़कियों से प्यार होता है। एंड सो इट्स प्रूव्स टू बी। और उससे सारी कहानी उसकी वाइफ बाद में उसे समझाती है। There you have a mind which the train itself to work in high gear through a matter to fact it can work in other gears just as well। राइटर कहते हैं उसकी जो वाइफ होती है या उस वहाँ पे जो भी प्रेजेंट होते हैं, इस सिनेमा में जो पहले हो रहा वो सिनेमा उस मूवी में जो चल रहा होता है, उसके पहले ही वो लोग अंदाज़ा लगा ले रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, उस मूवी में आगे होने वाला क्या है। तो इससे राइटर कहते हैं कि सभी का माइंडसेट कितना बहुत तेज चलता है, वो स्टोरी के आगे भी जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द follow patient in the cinema do think fast enough to keep the comfortably with rapid change of scene and action। लेकिन राइटर जल्दी फिल्म का जो सीन चेंज होता है, बार बार चेंज होने के कारण उनका जो दिमाग है इतनी तेज़ी से उस फिल्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर फिल्म में चल क्या रहा है। और उनके साथ जो और भी बाकी लोग हैं, जैसे उनकी वाइफ लोग, उन्हें फिल्म भी समझ में आ रही है, बल्कि उसके आगे की स्टोरी भी वो समझ ले रहे कि आगे क्या होने वाला है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर एगो। और वो राइटर अंत में यही कहते हैं कि अभी के ज़माने के जो भी बच्चे लोग हैं 30 से कम उम्र के, उनका जो सोचने की क्षमता होता है, जो कैपेसिटी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा है। वो बहुत ही जल्दी सोच सकते हैं 30+ लोगों से उनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो जल्दी ही कोई भी चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। आगे राइटर कहते हैं, possibly because those who don't think fast, the high street nowadays may get another chance in the world to think at all। और वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कुछ करना है अभी या कुछ करना है तो अपने माइंड को बिल्कुल एक मशीन की तरह बनाना होगा, तभी हम इस दुनिया के साथ तालमेल बैठा के चल सकते हैं। नहीं तो ये दुनिया हमें, ये जो भी हमको मौका मिला है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमें बदलते ज़माने के साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा। यही नहीं कि दुनिया बदलते जा रही है और हम वही अपना पुराना वाला सोच रखें, पुराने तरीक़ों को अपनाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें
उसे नए तरीके से करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो भी दुनिया में चल रहा है, किस तरह से नए-नए चीज़ टेक्निक्स को अपनाए जा रहे हैं, टेक्निक्स को फ़ॉलो करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो राइटर को बस यही कहना था कि हमें ज़माने के साथ बदलते रहना चाहिए, नहीं तो